नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSG के स्टडी में। आज आपके लिए लाया हूं लुसेंट समान ज्ञान वन लिनियर प्रश्नों का सीरीज, जिसमें 400 प्रश्न रहेगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यह 400 प्रश्नों का संग्रह होगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो कहा थे किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? माउंड ऑफ डेथ। माउंड ऑफ डेथ को क्या बोला जाता है? मृतकों का टिल्ला। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किए थे किसने? राखाल दास बनर्जी ने। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में कब किया था? 1922 ईस्वी में। यह स्थित है सिंध प्रांत के लारकाना जिला में। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत के लारकाना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। तीसरा नंबर प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है किसकी कृति है? यानी शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। याद रखिएगा, शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा था। चौथा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जो जाता है, किसका जाता है? अकबर को जाता है। पांचवा प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। संविधान में संशोधन किसके द्वारा नहीं किया था? जनमत सगरा से संशोधन नहीं किए जा सकते। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा आता है कि संविधान में बहुत सारा ऑप्शन देगा, इसमें रहेगा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जनमत संग्रह। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368। याद रखिएगा, 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था? 1962 ईस्वी में। राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अनुच्छेद है 352। याद रखिएगा, 352 अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। 356 जो है किसका है? राष्ट्रपति शासन से है और 360 जो है वित्तीय आपात से है। 360 जो है वित्तीय आपात से है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी नहीं लागू हुआ। आप बताइए, अगर जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं जानते तो भी कमेंट करिए, तो ताकि हम आपका जवाब दे सकें। सातवां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था और लागू किया था कब? 26 जनवरी। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। याद रखिएगा, संविधान को बनने में लगा समय था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आठवां प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो जो है संविधान का मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। एकल नागरिकता की बात किया जाए तो ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीना हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना चाहिए? 6 महीना। 10वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र की न्यूनतम उम्र क्या है? 30 वर्ष है। 30 वर्ष न्यूनतम सीमा किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। याद रखिएगा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। अगर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो बताइए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 साल। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? वो है प्रेस से। याद रखिएगा, फोर्थ स्टेट शब्द है प्रेस से संबंधित है।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 13 नंबर प्रश्न है, रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सफेद क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वो हो जाएगा बिहार। 16 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कहां से हुआ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से हुआ है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत के कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य, कौन सा सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं को टच करता है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे का सबसे लंबा है। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया जाता है, विनियोजित किया जाता है? तो वो हो जाएगा केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला, राज्य द्वारा वसूली करने वाला जो है वो कौन सा है? स्टाम्प शुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट प्रश्न है, तेजाड़िया और मंदाड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो तेजाड़िया और मंदाड़िया जो है वाणिज्य किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बूल एंड बियर। बूल एंड बियर जो है स्टॉक मार्केट से संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? बताइए, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो हो जाएगा भारत। स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है भारत है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार्ड करेंसी किसको कहा जाता है? तो याद रखिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसका हार्ड करेंसी वह होता है जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा कम हो, उसे क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे किसने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी देने के लिए भारत में सबसे प्रथम मिला था भारत को 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में मिला था। किसको को? 3 आदमी मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। याद रखिएगा, 3 भारतीय को मिला था भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो 1954 में दिया गया था, वो 3 आदमी को मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को मिला था। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय बाघ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? वो बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। याद रखिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? भारत में सर्वप्रथम सूर्य जो निकलता है किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 27 नंबर प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। याद रखिएगा, टेलीफोन का जो आविष्कार जो है वो ग्राहम बेल ने किया था। 28 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला नगर? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर? ताला नगर। याद रखिएगा, ताला नगर के लिए प्रसिद्ध है, ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। वो क्या है? अलीगढ़। 30 नंबर प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बन जाता है। क्या देखेंगे होंगे कि कटे हुए जो सेब है उसको काट देने पर कुछ देर छोड़ दिया जाए तो क्या आता है? लाल कलर या भूरा कलर में बदल जाता है। क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण से कटा हुआ सेब उसमें भूरा रंग दिखाई देता है। 31 नंबर प्रश्न है, चूने के पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, चूने में जब पानी मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? CO2 निकलता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था।
33 नंबर प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था। याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है यार, इसका गुण क्या होता है? क्षार होता है, इसीलिए यार बुलबुले निकलने लगते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा, चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला जो तत्व है, धातु है, उस कौन सा है? सोडियम है। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? एसिड, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसे क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। 39 नंबर प्रश्न है, बीबी का मकबरा एवं एतमाद उद दौला और ताजमहल किस चीज का स्मारक है? ये जो स्मारक है मृत व्यक्तियों के स्मारक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये जो तीनों, बीबी का मकबरा, एतमादुल्ला और ताजमहल किस चीज के स्मारक है? वो मृत व्यक्तियों के स्मारक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। याद रखिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। 41 नंबर प्रश्न है, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? तो संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में पहला जो संविधान का संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। लोथल सिंधु घाटी का सभ्यता का क्या था? तो लोथल जो है क्या था? एक बंदरगाह है। लोथल कहाँ, किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी। याद रखिएगा, लोथल जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में एक स्थित है। भारत के गुजरात जो है राज्य में स्थित है यह भोगवा नदी। याद रखिएगा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोगवा नदी। याद रखिएगा, भोगवा नदी कहाँ पे है? गुजरात में। ये क्या था? लोथल बंदरगाह था। 43 नंबर प्रश्न है, मगध का उत्थान किसने किया था? मगध का उत्थान जो किया था किसने किया था? बिंबिसार। इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। 44 नंबर प्रश्न है, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा राज्य है? इंडिया का सबसे छोटा राज्य जो पूछ रहा है, इसमें क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, और जनसंख्या से सबसे छोटा दृष्टि राज्य बोला जाए तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हुआ, और यदि जनसंख्या में पूछा जाएगा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। 45 नंबर प्रश्न है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। याद रखिएगा, पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में स्थित है? तो आगरा शहर में कौन सा स्थित है? ताजमहल। याद रखिएगा, ताजमहल जो है 7 अजूबों में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? किस व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान था भारतीय संविधान में? तो हो जाएगा क्या? भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। 48 नंबर प्रश्न है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कौन? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? मिल्खा सिंह प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता था मिल्खा सिंह को। 49 नंबर प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता के लिए किसको मिलता है? पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। याद रखिएगा, उसका अध्यक्षता जो किए थे जवाहरलाल नेहरू। 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली ने। कब किया था? 1940 ईस्वी में। याद रख लीजिए, 1940 ईस्वी में पाकिस्तान जो शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने ही किया था। 52 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहने वाली थी कौन? सरोजिनी नायडू।
नेक्स्ट प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को क्या कहता है? भारत का कोकिला भी इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू। अधिकांश एग्जाम में प्रश्न आता है तो सरोजिनी नायडू नाम मार के लता मंगेशकर को मार दिया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 54 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वाले किसने बनाया था? तो कौन थे? महात्मा गांधी। 55 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो कहा था विंस्टन चर्चिल। कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जिसने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। 56 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना बनी थी। 57 नंबर प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? जो 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कैबिनेट की अध्यक्षता जो किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किए थे। 58 नंबर प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए, बहुत ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में ये पूछता है। याद रखिएगा, 1946 है उसमें अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, ये पूछता है। याद रखिएगा, ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। कौन सा था? खाद्य एवं कृषि विभाग। 59 नंबर प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांकन किया था। 60 नंबर प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाएगा? 19 जुलाई को मनाया जाएगा, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। 61 नंबर प्रश्न है, बेरिंग जल मरुमध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो हो जाएगा अमेरिका और रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो डोनाल्ड ब्रैडमैन जो है वो क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। 63 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? तो MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। याद रखिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होगा। MIPS याद रखिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होगा। 64 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रथम अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे वो कहाँ थे? त्रिगवेली थे। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। याद रखिएगा, नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के? त्रिगवेली जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। 65 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 66 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 67 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया था वो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था। 68 नंबर प्रश्न है, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयाग बोला जाता था, लेकिन इलाहाबाद का भी अब नाम बदल के क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। याद रखिएगा, इलाहाबाद का भी नाम बदल के अभी कर दिया गया क्या? प्रयागराज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में ही अमरनाथ तीर्थ स्थल स्थित है। 70 नंबर प्रश्न है, भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा है? तो लंबी स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। 71 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1961 ईस्वी से हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी से हुआ था। राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्यों में प्राथमिक शिक्षा जो मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है किस अनुच्छेद का दिया जाता है? 350 के ए
350 के ए के तहत राज्यों में प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। 73 नंबर प्रश्न है, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा। किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। याद रखिएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन, जो जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 74 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना जो थी भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1948 ईस्वी में। याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 ईस्वी में हुआ था। 75 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए कौन सा हो जाएगा? नील नदी। याद रखिएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अफवाह की दृष्टिकोण से है कौन सी है, तो हो जाएगा अमेजन। कौन सी हो जाएगा? अमेजन जो है अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और लंबी नदी की बात किया जाए, नील नदी है जो कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। 76 नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बौद्ध धर्म। कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के दौरान। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। 77 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 78 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो करता है उच्चतम न्यायालय। 79 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। याद रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता का प्रयत्न किए? तो सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? उसका नाम है राजा राम मोहन राय। 81 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? अधिकतम 52 सेकेंड। 82 नंबर, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की थी? कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी और हुआ था 1793 ईस्वी में। 83 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1908 ईस्वी में। याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। 84 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? हो जाएगा महाराष्ट्र। कब स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942। देखिए कहीं आया था 9 अगस्त, नहीं 8 अगस्त होगा। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। सुधार कर लीजिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। 88 नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 89 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। 90 नंबर प्रश्न है, हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुड बांध जो है भारत में के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है? सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध ही है। 91 नंबर प्रश्न है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? याद रखिएगा, किस मच्छर को काटने से डेंगू ज्वर आता है? वो जाएगा एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर? एडिज मच्छर। 92 नंबर प्रश्न है, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है? तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। 93 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। याद रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। फ्लड ऑपरेशन का भी संबंध जो है वो किससे है? दूध उत्पादन से है। फ्लड ऑपरेशन का संबंध दूध उत्पादन से है। फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1970 ईस्वी में
सफेद क्रांति का जन्म दूध उत्पादन से है और फ्लड ऑपरेशन का भी संबंध जो है दूध क्रांति से ही है, दूध उत्पादन से ही है। इसकी शुरुआत जो हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। 95 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मसालों के लिए सर्व प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? केरल। 96 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में बात किया जाए सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और जनसंख्या में बात किया जाए तो कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। 97 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हिल है। कौन सा है? पारसनाथ हिल। 98 नंबर प्रश्न है, भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो अबरक उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम राज्य कौन सा है? झारखंड। 99 नंबर प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। और आज का अंतिम प्रश्न है, और सेट 5 का अंतिम प्रश्न रहेगा। 100वां नंबर प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। चलिए, आइस क्या होता है? यानी कि जो ठोस बर्फ होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ठोस क्या कहता है? बर्फ कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस, और देखिए इसमें छूटा हुआ है आर्गन गैस। क्या है? नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस। नाइट्रोजन या तो आर्गन गैस भरी जाती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हमने तो पढ़ा है कि विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। तो आपने सही सुना है कि विद्युत बल्ब में आर्गन या तो नाइट्रोजन गैस दोनों भरा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस या तो फिर आर्गन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? जो गुब्बारा में ऊपर देखिएगा, ऊपर गुब्बारा में जब हवा भरा जाता है तो फिर ऊपर उठने लगता है। ऐसा कौन सा गैस है? वो उड़ने वाला गैस है हीलियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वायु से हल्का होता है। कौन सा? हीलियम जो गैस है वायु से हल्का होने के कारण क्या होता है? ऊपर उठने लगता है। इसीलिए गुब्बारों में उड़ने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है। 104 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग हो जाएंगे लाल, हरा और नीला को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। 105 नंबर प्रश्न है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी करता है। बैटरी का क्या काम है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। 106 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा पेनिसिलिन का खोज जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 107 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये पूछ रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गोवा। और पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो हो जाएगा कौन? राजस्थान। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्थान राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा है? अगर आप जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन है तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो कौन थे? विनोबा भावे थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे। 109 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। 110 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। 111 नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? दिल्ली चलो का नारा स्वतंत्रता किस स्वतंत्रता ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 112 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है?
किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी के जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को बहुत से उपनाम से भी जान जाते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम को तारा कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। 114 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आप कमेंट में बताइए। 115 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। ये क्या है? पाणिनि की रचना है। 116 नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। याद रखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या तो कुलीन है। 117 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, याद कर लीजिएगा, दयाराम साहनी ने किए थे। किसने किए थे? दयाराम साहनी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित कौन सा है? हड़प्पा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 119 नंबर प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना हो, प्रश्न पूछ रहा है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग दिखाई देगा? तो यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी जो है आकाश से किस रंग दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, पृथ्वी वायुमंडल ना हो तो काला दिखाई पड़ता है। वैसे पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है? काला। 120 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेल जो पहली बार आयोजित हुआ था वो था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 121 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ओजोन परत हमारे लिए किससे बचाती है? पाराबैंगनी किरणों से बचाती है। याद रखिएगा, ओजोन परत जो है हमें पाराबैंगनी किरणों से बचाती है। 122 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग हैं। कौन है? 29 अगस्त को। किस में मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये हॉकी के से क्या जाता है? मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। किससे जाता होता है? हॉकी के जादूगर के रूप में। 123 नंबर प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहां होता है? राजस्थान में होगा। 124 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 126 नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? 1793 में। नोट कर लीजिए, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किए थे। 127 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो हो जाएगा कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976। याद रखिएगा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। 128 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? लंदन में स्थित है। इसलिए राइट आंसर होगा इसका लंदन।
129 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। इसका दिशा के बारे में इसको पूछता है कि नर्मदा नदी किस ओर बहती है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। याद रखिए नर्मदा नदी किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा हो गया, ताप्ती, ये सब नदी जो होती है वो कहाँ किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। 130 नंबर प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का सर्व लोकप्रिय नृत्य है? भांगड़ा जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब। याद रखिएगा भांगड़ा जो है पंजाबियों का प्रमुख लोक नृत्य है। 131 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? तो राष्ट्रगान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गान जनगण मन गाने का अधिकतम समय कितना है? 52 सेकंड। याद रखिएगा इसको गाने में अधिकतम समय लगता है 52 सेकंड। 132 नंबर प्रश्न रहेगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं। याद रखिएगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां? 12 राशियां। 133 नंबर प्रश्न है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक जो है पानी में तैरता है वो कौन सा बल मदद कर रहा है? उत्प्लावक बल। किसने किया था उत्प्लावक बल? तो उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिए आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज। याद रखिएगा आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल का सिद्धांत को दिया था। इसी कारण से तैराक पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल का मदद से ही तैरता है। 134 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। कब किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन रिपीट मिलेगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। 136 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा इसको बोला जाता है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 137 नंबर प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? हिरोशिमा पर। कब? 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के तट पर अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा के तट पर हिरोशिमा के शहर पर परमाणु बम फेंका गया। तो उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। याद रखिएगा परमाणु बम के बारे में पूछता है कि जो हिरोशिमा पे बम फेंका गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और इसके 3 दिन बाद, कब? 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम अमेरिका द्वारा ही फेंका गया था। उसका उस शहर था नागासाकी। कब? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा पुनः परमाणु बम को फेंका गया था। उसका नाम क्या था? फैट मैन। याद रखिएगा जो 6 अगस्त को फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो बम फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन। 138 नंबर प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल जो शब्द है किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि को मापते किस में? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी। 140 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? महबूब उल हक जो मानव विकास सूचकांक को विकसित किए थे। 141 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बेंटिंग। एक और है इसके साथ, एफ बेंटिंग एवं एफ बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन का जो श्रावण होता है किस ग्रंथि से होता है? याद रखिए अग्नाशय ग्रंथि से होता है। कहां से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। 142 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की जो खोज किया था किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अमेरिका खोज कब किया था? 1492 में। याद रखिए 1492 में अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न रहेगा कि भारत की खोज
किसने और कब किया था? अगर आप जानते हैं कि भारत का खोज किसने और कब किया था तो आप कमेंट में इसको बताइए। 143 नंबर प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी नदी। 144 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है फफूंद, इसी को कवक बोला जाता है। क्या? कवक। फफूंद को ही कवक बोला जाता है, याद रखिएगा, फफूंद या कवक होता है। पेनिसिलिन की जो प्राप्ति की जाती है वो फफूंद या कवक द्वारा। इसका खोज जो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। 145 नंबर सवाल है, पीत का स्रोत क्या है? तो पीत का जो स्रोत है, यानी कि पीत जो किससे निकलता है? यकृत से निकलता है। याद रखिएगा, पीत जो निकलता है वो यकृत से निकलता है। और क्वेश्चन आता है कि पीत कहाँ जमा होता है? तो पीत जमा होता है पित्ताशय में। याद रखिएगा, पीत जमा होता है पित्ताशय में, और जो निकलता है वो निकलता है यकृत से। यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। 146 नंबर प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखिएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। 147 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। और पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट, तो पृथ्वी के निकट हो जाएगा शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, पृथ्वी के निकट का बात किया जाए तो शुक्र ग्रह होगा, लेकिन सूर्य के सबसे निकट बोला जाए तो बुध ग्रह होगा। 148 नंबर प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है जसनीकरण, जस्दीकरण। याद रखिएगा, जो जंग के लिए जस्ता का जो परत चढ़ा जाता है लोहा पे, उसको क्या कहते हैं? जस्दीकरण कहा जाता है। ग्लैवनाइजेशन, क्या बोलते हैं? ग्लैवनाइजेशन, इसको कहा जाता है जस्दीकरण। 149 नंबर प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी। याद रखिएगा, मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। और आज का अंतिम वन लिनियर सीरीज भाग 6 का आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? तो वह थी कौन? बुल्ला चौधरी। याद रखिएगा, वह प्रथम महिला थी जिसने 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार की थी। तो वह महिला थी कौन? बुल्ला चौधरी। आज का पहला प्रश्न और सेट का 151वां प्रश्न रहेगा, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था दादा भाई नेरोजी ने। 152 नंबर प्रश्न रहेगा, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेश जो है, ग्लोब के बीचों बीच में जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? विषुवतीय रेखा कहा जाता है। उस विषुवतीय प्रदेश में जो है सालों भर वर्षा होती है। 153 नंबर प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। 154 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? तो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को। वैसे महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, लेकिन 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है कौन? जमनालाल बजाज। 155 नंबर प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी, टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नाम की जो हड्डी है वो कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के पैर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के पैर में। 156 नंबर प्रश्न रहेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर, नर रक्तदाता किसे कहा जाता है? कौन सा ग्रुप को? ओ ग्रुप। कितने ब्लड ग्रुप कितने हैं? ए बी ओ, 4 ग्रुप है, ए बी ओ। 157 नंबर प्रश्न है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही मतलब सभी ग्रुप से वह खून ले सकता है, वह कौन सा ग्रुप होता है? ए बी। 158 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सी हड्डी होती है? जांग की, जिसे जांग की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। यदि छोटी हड्डी के बात करें कौन सा होता है? स्टेपी, जो कान में पाया जाता है। 159 नंबर प्रश्न है, किस अंग से पित्त स्रावित होता है? तो लीवर यानी कि यकृत से पित्त जो है स्रावित होता है, और कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा, जो पित्त जो है स्रावित कहां से होता है? यकृत से स्रावित होता है। 160 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि क्या है?
तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि है। इसी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। 161 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या तो 23 जोड़े। 162 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 163 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जो हृदय में पाया जाता है कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। 164 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन। 165 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है वो कौन सा है? यकृत ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोला जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 166 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यदि सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए तो तब चवचा हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, कौन सी ग्रंथि हो जाएगा? यकृत ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोला जाता है। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो हो जाएगा कौन सा? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कोशिका की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। 167 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हो जाएगा 72 बार। 168 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में जो रक्त की मात्रा होता है कितना होता है? 5 से 6 लीटर। 169 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। याद रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आप बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। 170 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए अभी बताया है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। 171 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां पाई जाती है। 172 नंबर प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। 173 नंबर प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया था वो किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल। 174 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था? किया था रदरफोर्ड ने, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। 175 नंबर प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण जो किया था गैलीलियो ने किया था। 176 नंबर प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर। 177 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? सीले और जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने और सीले ने किया था। 178 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो चेचक के टीके का खोज जो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। 181 नंबर प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन की खोज जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? रक्त परिवहन की खोज किया था, रक्त परिसंचरण की जो खोज किया था वो हो जाएगा विलियम हार्वे। 182 नंबर प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे जो है उसका खोज किसने किया था?
WC रॉन्टजन, किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किया था। 183 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो किया था चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना जो किया था, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। 184 नंबर प्रश्न है, जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो जीवाणु का खोज जो किया था एंटनी वॉन, इसका पूरा नाम क्या है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। 185 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो शैवालों का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए याद कर लीजिएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। 188 नंबर प्रश्न है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, जिसे रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। किस पे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। 189 नंबर प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी कहा जाता है। आप बताइए कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आप जानते हैं कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं तो कमेंट में बताइए। 190 नंबर प्रश्न है, अंगूर का उत्पादन संबंधित है। अंगूर का उत्पादन किससे संबंधित है? विटीकल्चर से। याद रखिएगा, अंगूर का उत्पादन जो है विटीकल्चर से संबंधित है। 191 नंबर प्रश्न है, वायरस यानी विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। याद रखिएगा, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। 192 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में। 193 नंबर प्रश्न होगा, पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो पक्षियों से संबंधित विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा, पक्षियों के संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। 194 नंबर प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। याद रखिएगा, कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 195 नंबर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तिरुवनंतपुरम। 196 नंबर प्रश्न रहेगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? स्थित है कटक में। याद रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। 197 नंबर प्रश्न है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों यानी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। 198 नंबर प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो कहलाता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। 199 नंबर प्रश्न रहेगा, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो सोलर सिस्टम को खोजा था कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की जो खोज किया था वो एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने किया था। प्रश्न 201 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है किसे? एमएस स्वामीनाथन को। याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति के पूछा जाए तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। 202 नंबर प्रश्न रहेगा, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन कर रहा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से रखिएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेंगे? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।
इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रह जाएगा। एक बार फिर से इसको जान लेते हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो वो करते हैं कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत का रुपये का अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? भारतीय रुपये का अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? तो भारतीय रुपये का अभी तक अवमूल्यन कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। पहला अवमूल्यन हुआ था कब? 1949 को। पहली बार जो अवमूल्यन हुआ तो रुपये का 1949 को, 1966 को, फिर तीसरा हुआ था कब? 1991। याद रखिएगा 1991। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे है? उलान बटोर। याद रखिएगा मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। याद रखिएगा पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। याद रखिए पल्लव वंश के संस्थापक थे कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के संस्थापक थे। 206 नंबर प्रश्न है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। याद रखिएगा पिच ब्लेंड जो अयस्क है यूरेनियम का। 207 नंबर प्रश्न है, विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। याद रखिएगा प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत जो हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी। यदि पूछा जाए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है तो हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था। किसके शासनकाल में? याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। मुंबई से थाने के बीच में पहली सवारी गाड़ी चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो ओजोन परत को जो मापने वाली मोटाई मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। याद रखिएगा ओजोन परत को जो मापा जाता है डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ओजोन होता है O3। याद रखिएगा ओजोन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? O3। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा हिडकल परियोजना का संबंध जो है घाट परबा नदी पर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट परबा नदी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, मनुष्य के शरीर में छोटा ग्रंथि कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। इसी को क्या कहते हैं? प्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहता है? प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखिएगा प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यदि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यदि कोशिका की बात किया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 202 रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन? रुपये का सिक्का जो है भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपये के सिक्का को पहली बार चलाया गया था। 212 नंबर प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कहां से ली गई है? तमसो मां ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। याद रखिएगा इसमें। और पूछा जाए गायत्री मंत्र का कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांसा का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु कांसा है। कांसा किसका किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टीन का। पूछता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? कभी पूछता है कि पीतल किसका है तो पीतल हो जाएगा तांबा प्लस जिंक। क्या हो जाएगा? तांबा प्लस जिंक जो है ये किसका आ जाएगा? तांबा प्लस जिंक हो जाएगा पीतल का। पीतल का इसका मिश्रण है तांबा प्लस जिंक का। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीके का खोज किया था जॉन साल्क ने। किसने किया था? जॉन साल्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो याद रखिए आंसू का स्रावन जो होता है लैक्रिमल ग्रंथि। कहां से होता है आंसू का स्रावन? लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। याद रखिए अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। 218 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? गंगा।
भारत की जो सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो वो गंगा हो जाएगा, और विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा? नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। और यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अफवाह की दृष्टिकोण से, कहां से? अफवाह के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी बोला जाए तो अमेजन नदी हो जाएगा। कौन नदी हो जाएगा? अमेजन नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा चौड़ाई की दृष्टिकोण से तो कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र होगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र चौड़ाई की नदी से हो जाएगा। और लंबी नदी पूछा है तो क्या जाएगा? गंगा। 219 नंबर प्रश्न रहेगा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। यदि पूछा जाए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय पुरुष की बात करें कौन हो जाएगा? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। याद रखिएगा, यूरी गागरिन पुरुष में सबसे पहले पहुंचे थे। कौन थे? यूरी गागरिन। और महिला में वेलेंटिना तेरेस्कोवा। 220 नंबर प्रश्न है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। याद रखिएगा, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। 221 नंबर प्रश्न है, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? याद रखिए, पंडवानी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। याद रखिएगा, पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यदि पूछा जाए कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कथकली कहाँ का है? कथकली बहुत पूछता है। याद रखिएगा, कथकली जो है कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? कथकली जो है केरल का है। कथकली जो रहेगा केरल का। याद रखिए, कथकली केरल का रहेगा। कथक पूछा जाए तो उत्तर भारत का हो जाएगा। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की जो खोज किया था किसने किए थे? आर्किमिडीज ने। किसने किया था? आर्किमिडीज ने। 223 नंबर प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? आवर्त के नियम का खोज जो किया था किसने किया था? मेंडलीफ ने किए थे। किसने किए थे? मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। 225 नंबर प्रश्न है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? जो प्रोटॉन है किस प्रकार का कण है? धन आवेशित युक्त होता है। क्या होता है? प्रोटॉन पे किसका होता है? धन आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? आज रखिए, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था प्रोटॉन की खोज? रदरफोर्ड। 226 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वो किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर। याद रखिएगा, परमाणु बम का विकास किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जीवाश्म जो है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से। किसके द्वारा? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा किया जाता है। 228 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का भी ज्ञात करना है तो किससे किया जाएगा? यूरेनियम डेटिंग विधि से निकाला जाएगा। 229 नंबर प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट जो है उसके आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। 230 नंबर प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लांक। 231 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ है? अप्सरा है। कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे में। कहाँ पे? ट्राम्बे में है। इसका क्या नाम है? अप्सरा। 232 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण है। सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? गामा किरण। कौन सा किरण है? गामा किरण। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये होता है अमावस्या के दिन। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जो होता है कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? जब भी होगा तो अमावस्या के दिन। ऐसा नहीं है कि हर एक अमावस्या के दिन होता है, लेकिन जब भी होगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। आप बताइए कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? आप बताइए। यदि चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं तो बताइए कि चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या या पूर्णिमा? चंद्र ग्रहण कब होता है बताना है आपको। ऑप्शन दे रहे हैं, अमावस्या के दिन या तो पूर्णिमा के दिन। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बताइए। 234 नंबर प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन से हैं?
तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं कौन कौन से हैं? 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण ग्रह। याद रखिएगा, शुक्र और अरुण ग्रह। और ये अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? यूरेनस भी अरुण ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरुण ग्रह को ही, ये अरुण ग्रह को ही यूरेनस ग्रह कहा जाता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात किया जाए कौन सा है? शुक्र है। याद रखिएगा, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के रूप में जाना जाता है, क्या है? उसका नाम है अभिनव तारा। याद रखिएगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के रूप में जाना जाता है, वह कौन सा है? अभिनव तारा। 237 नंबर प्रश्न रहेगा, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को क्या कहता है? सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। 238 नंबर प्रश्न है, कौन सा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है? तो कौन सा ग्रह जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो शुक्र ग्रह है। यदि सूर्य के नजदीक पूछा जाए तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध ग्रह। लेकिन पृथ्वी के नजदीक शुक्र ग्रह। 239 नंबर प्रश्न रहेगा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। 240 नंबर प्रश्न है, वह ग्रह जहां सूर्य पश्चिम में उगता है। तो बताइए वह कौन सा ग्रह है? जिसका परिक्रमा उल्टा होता है अन्य ग्रह की अपेक्षा। वह ग्रह जहां सूर्य पश्चिम से उगता है वो कौन सा ग्रह है? वो अरुण और शुक्र ग्रह हो जाएंगे। कौन सा ग्रह हो जाएंगे? अरुण और शुक्र ग्रह। 241 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है कब होता है? 21 जून को। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 42 नंबर प्रश्न है, शाम का तारा किस ग्रह को कहता है? तो शाम का तारा किसको कहता है? शुक्र ग्रह को। याद रखिए, शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे। कौन? एम.जी. रानाडे। 244 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी जो है सबसे बड़ा ग्रह है। 45 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। पृथ्वी के नजदीक ग्रह शुक्र। मंगल ग्रह को किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसके कारण? किसकी उपस्थिति के कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 247 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो क्या होगा? इंडियन रेलवे। कौन सा होगा? इंडियन रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। 248 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल कहां चलाई गई? तो भारत में सबसे पहले रेल कहां चलाई गई थी? मुंबई में। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब चलाए गए थे? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई में चलाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी। 249 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां रेल चलाई गई? तो विश्व में जो सर्वप्रथम रेल जो चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। कब चलाई गई थी? 1825 ईस्वी में। कहां पे? इंग्लैंड में। याद रखिएगा, विश्व में जो सर्वप्रथम रेल चली थी वो 1825 में चली थी। और कहां? इंग्लैंड में। याद रखिएगा, इंग्लैंड में 1825 में। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में रेल शुरू करने का, भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सेट का आज 251वां नंबर प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न रहेगा, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? जापान। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 252 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था कौन सा था? तक्षशिला विद्यालय। अभी वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। 253 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व का प्रथम
विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? सोवियत संघ, जो अभी क्या है, रूस है। और कौन था क्या था वो? स्पुतनिक 1। याद रखिएगा, स्पुतनिक 1 जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जो सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। 254 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा फर्डिनेंड मैगेलन। क्या हो जाएगा? विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फर्डिनेंड मैगेलन। 255 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन ही थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती एस बंडरनाइके। क्या थी? एस बंडरनाइके। कहाँ की थी? श्रीलंका थी। क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हो जाएगा कौन सा? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, भारत की पहला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 256 नंबर प्रश्न है, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश। तो सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? हो जाएगा चीन। 257 नंबर प्रश्न रहेगा, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम चिकित्सक। जो हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले पहले चिकित्सक कौन थे? वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। याद रखिएगा, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। 258 नंबर प्रश्न रहेगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ थी? बौद्ध गया में। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किए थे। 260 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है कौन सी है? गुरुमुखी है। याद रखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। और यदि पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हो जाएगा देवनागरी, और इंग्लिश का रोमन। 261 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का, याद रखिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। 262 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यदि वैसे पूछा जाए कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। याद रखिएगा, सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। 63 नंबर प्रश्न रहेगा, 263, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के प्रयोग में होता है? मधुमेह। किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? मधुमेह, या तो डायबिटीज जिसको बोलते हैं, या तो चीनिया बीमारी भी बोला जाता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपयोग के लिए किया जाता है। इंसुलिन किससे निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। यदि अग्नाशय ग्रंथि में किसी स्रावन कम मात्रा में निकलता है, या तो निकलता ही नहीं है, तो वह कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। 264 नंबर प्रश्न रहेगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। याद रखिएगा, असम का बिहू है। यदि पूछा जाए कथकली जो है वो किसका है? केरल का है। कथक जो है उत्तर भारत का है। और कुचिपुड़ी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का नृत्य है वो। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवला में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। याद रखिएगा, आंवला में भरपूर विटामिन सी की प्राप्ति होती है। 266 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 267 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कागज का आविष्कार हुआ था। 268 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। 269 नंबर प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है?
राष्ट्रपति होता है। 270 नंबर है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 271 नंबर प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। यदि पूछा जाए ओणम, ओणम जो है किस राज्य का त्योहार है? तो हो जाएगा क्या? केरल। ओणम जो है केरल का त्योहार है और पोंगल है सो तमिलनाडु का है। 272 नंबर प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है वो नृत्य है पंजाब राज्य का। किस राज्य का? पंजाब राज्य का। याद रखिएगा, गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। 273 नंबर है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेयर्ड ने। किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने, जिसका पूरा नाम क्या है? जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड। 274 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत पर इसने राज कब किया था? 1236 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। 275 नंबर प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था किसने दिया था? भगत सिंह ने। याद रखिए, भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। 277 नंबर प्रश्न रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ? तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। क्या हुआ, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहां पे? अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन इसी से आता है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? अगर आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो आप यदि जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 278 नंबर प्रश्न रहेगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? याद रखिएगा, 1939 में जो कांग्रेस छोड़े थे सुभाष चंद्र बोस, तो किस दल की स्थापना किए थे? वो किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 279 नंबर प्रश्न रहेगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। याद रखिएगा, पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 280 नंबर प्रश्न रहेगा, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? किसने किया था? भगत सिंह ने। याद रखिएगा, सॉन्डर्स की हत्या किया था, किसने किया था? भगत सिंह ने। 281 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। याद रखिएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहला बलिदान दिया। इसी ने क्या कारतूस लगे बम का प्रयोग करने से मना कर दिए थे। कौन थे? मंगल पांडे। 282 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश। याद रखना, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो यूपी की बनी थी। किसकी? यहाँ की? यूपी। 283 नंबर प्रश्न रहेगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव हो जाएगा। 2 बार चढ़ने वाला, यदि पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो हो जाएगा एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्वे। याद रखिएगा, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्वे व्यक्ति थे जो पहली बार हिमालय के चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी, तो हो जाएगा बछेंद्री पाल। याद रखिएगा, बछेंद्री पाल हो जाएगा। 284 नंबर प्रश्न रहेगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। 285 नंबर प्रश्न रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था? मूल शंकर। याद रखिएगा, मूल नाम मूल शंकर था।
286 नंबर प्रश्न रहेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। 287 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा 1897 ईस्वी में। 288 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को भारत का खोज किया था। या कहां का रहने वाला था? याद रखिएगा, पूछता है कि वास्को डी गामा कहां का रहने वाला है, तो हो जाएगा पुर्तगाल। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का। 289 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। 290 नंबर प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो समाधि का, जो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? विजय घाट। और राजघाट कहां किसका है? वो हो जाएगा महात्मा गांधी। 291 नंबर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। याद रखिएगा, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। 292 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है चाणक्य एवं कौटिल्य ने लिखे थे, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। याद रखिएगा, जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। जिसके लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त। और यदि पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा कौन? एडम स्मिथ। याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक का फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाए तो हो जाएगा क्या? एडम स्मिथ। लेकिन ये किताब पूछ रहा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, तो हो जाएगा क्या? चाणक्य, कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त। इसका संबंध किससे है? ये अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र से है। 293 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 294 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 295 नंबर प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। याद रखिएगा, 8 मई को मनाया जाता है। 296 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? हो जाएगा जापान। 297 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। 298 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे छोटा राज्य तो हो जाएगा सिक्किम। कब क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। 299 नंबर प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो केरल का है। याद रखिएगा, ओणम है सो केरल का है। और कंफ्यूजन रहता है कि पोंगल किस राज्य का है, तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो रहता है 3:2 में रहता है। क्या है? 3:2 में होता है। लोह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन सा है? तो लोह एवं रक्त नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? बलबन था। याद रखिएगा, लोह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? बलबन। 302 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में सिजदा एवं प्रबोस की प्रथा की शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? तो भारत में सिजदा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में सिजदा और पेबोस की प्रथा जो थी उसको शुरू करने वाला सुल्तान था कौन था? बलबन। याद रखिएगा, वो भी बलबन थे। 303 नंबर प्रश्न रहेगा, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो श्रीमद् जो भागवत गीता था वो संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय किसे जाता है? उसको जाता है चार्ल्स विल्किंस। यहाँ पे जॉन लिखा गया है, याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस कर लीजिए। चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 304 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है।
305 नंबर प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? जो वर्ण व्यवस्था है वो किस सभ्यता की देन है? याद रखिएगा, आर्यों की देन है। आर्य सभ्यता वर्ण व्यवस्था जो है आर्यों की देन है। 306 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम अजायब घर है वो कौन सा है? कोलकाता अजायब घर। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। 307 नंबर प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। याद रखिएगा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 308 नंबर प्रश्न रहेगा, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मनुष्य में जो है मनुष्य के रक्त में लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। और क्वेश्चन आता है हरी पत्तों में पत्तों का रंग जो हरा होता है किसके कारण? तो होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। 309 नंबर प्रश्न रहेगा, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? याद रखिए, उज्जैन में। कहाँ पे महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर है? उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा किसे दिया है? भारत के बड़े बांधों को। भारत के बड़े बांधों को भारत के मंदिरों के नाम से संज्ञा दिया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 311 नंबर प्रश्न रहेगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में। कहाँ? पटना साहिब में। याद रखिएगा, पटना साहिब में हुआ था। इसने गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इसी ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699। याद रखिएगा, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। 312 नंबर प्रश्न रहेगा, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है में हमारे देश को क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया कहा गया। याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को हमारे देश में को क्या किस नाम से जाना गया है? भारत अर्थात इंडिया। आपको बता दें, यहाँ पे जो कमिंग सून आरपीएफ सेट प्रैक्टिस है, बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ। आरपीएफ सेट प्रैक्टिस जीके का जो रहेगा, जिसमें आरपीएफ सेट प्रैक्टिस में जीके का 50 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं। तो उसी का हम सेट प्रैक्टिस आप लोग के लिए लाएंगे, जो बहुत जल्द आप लोग के लिए लाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 313 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। 314 नंबर प्रश्न रहेगा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं? सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 315 नंबर प्रश्न रहेगा, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जब गैर कांग्रेसी सरकार जो बना था, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। 316 नंबर प्रश्न है, बीजक किसकी रचना थी? तो बीजक जो है किसकी रचना है? याद रखिएगा, बीजक जो है कबीरदास की रचना है। 317 नंबर प्रश्न है, भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो याद रखिए, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए भारतीय के बारे में तो सी राजा गोपालचारी होगा। आंसर याद रखिएगा। 318 नंबर प्रश्न है, करो यो मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने करो यो मरो का नारा दिया था। अगर आप जानते हैं कि करो यो मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था, तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 319 नंबर प्रश्न रहेगा, कन्याकुमारी शहर बसा है। तो कन्याकुमारी शहर जो है कहाँ बसा है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में कन्याकुमारी शहर बसा हुआ है। 320 नंबर प्रश्न है,
संघ शासित प्रदेश, याद रखिएगा, संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली जो है किन दो राज्यों के बीच स्थित है? याद रखिएगा, गुजरात व महाराष्ट्र। 321 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। 322 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करने वाला, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करने वाला कौन करता है? कौन सा राज्य? हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित कौन करता है? कौन सा राज्य? कर्नाटक। 323 नंबर प्रश्न रहेगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 324 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था? किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और मज़ेदार प्रश्न है। याद रखिएगा, किसने कहा था, मध्यरात्रि की टकोर पर, मध्यरात्रि की टकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि किसने कहा था, मध्यरात्रि की टकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 325 नंबर प्रश्न रहेगा, गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? गद्य एवं पद्य में किसने, कौन सा ग्रंथ की रचना किया गया है? किस आयुर्वेद को, अजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में किया गया है। 326 नंबर प्रश्न रहेगा, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो प्रजापति गौतमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रजापति गौतमी। 327 नंबर प्रश्न रहेगा, किस नेता ने तीनों गोलमेज होगा यहाँ पे गोलमेज आ गया है। याद रखिएगा, गोलमेज, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो हो जाएगा BR आम्बेडकर। याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय BR आम्बेडकर। 328 नंबर प्रश्न रहेगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद करिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामरस्टन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामरस्टन। क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। याद रखिएगा, रॉबर्ट वालपोल। याद रखिएगा, ठीक है। 329 नंबर प्रश्न हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर ने। किसने किया था? बंदा बहादुर ने। 330 नंबर प्रश्न रहेगा, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा EM फोस्टर। कौन हो जाएगा? EM फोस्टर। यदि पूछा जाए ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंडिया हो जाएगा EM फोस्टर, लेकिन ये पूछा जाए ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक तो हो जाएगा नीरज चौधरी। याद रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन और आदमी कंफ्यूज भी करता है कि ए पैसेज टू इंडिया, जहाँ इंडिया है और उसमें इंग्लैंड का नाम जोड़ दीजिए EM फोस्टर, और जो ये पैसेज टू इंग्लैंड है, इंग्लैंड का नाम है, इंडिया का नाम से मिलता जुलता हो जाएगा नीरज चौधरी। कौन हो जाएगा? नीरज चौधरी। कौन हो जाएगा? नीरज चौधरी। याद रखिएगा, नीरज चौधरी। ये पैसेज टू इंग्लैंड कौन? नीरज चौधरी। 331 नंबर प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो है कृष्णा नदी पर। यहाँ पे है अलमाटी बांध? कृष्णा नदी पर। 332 नंबर प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो हो जाएगा अरुंधति राय। 333 नंबर प्रश्न रहेगा, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो हो जाएगा ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो हो जाएगा किसका? अमेरिका का संविधान जो है सबसे छोटा है। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो हो जाएगा भारत का। 334 नंबर प्रश्न रहेगा, कांसा मिश्र धातु किसका है? तो कांसा का मिश्र धातु किसका है? कॉपर और टिन का। और यदि पीतल पूछा जाए तो तांबा प्लस जिंक हो जाएगा। कॉपर और जिंक का मिश्रण कौन सा है? पीतल। 335 नंबर प्रश्न है, डीगो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप है किस महासागर में? तो याद रखिएगा, डीगो गार्सिया है हिंद महासागर में।
336 नंबर प्रश्न रहेगा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है किस वर्ष बना, तो हो जाएगा 1963 ईस्वी में। याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध जो है वो बन के जो तैयार हो गया था वो 1963 ईस्वी में बना था, कंप्लीट हुआ था, यानी कि भाखड़ा नागल बांध जो है पूरा हुआ था 1963 ईस्वी में बनकर। 337 नंबर प्रश्न है सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था, दिसंबर 1985 में। कहाँ, ढाका में। कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, पूछता है सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। 338 नंबर प्रश्न रहेगा शैम्पेन कहाँ की जनजाति या आदिवासी है, तो शैम्पेन जो है बहुत पूछता है, शैम्पेन जो है अंडमान निकोबार की जनजाति है, आदिवासी है। क्वेश्चन है तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे, तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। 340 नंबर प्रश्न रहेगा 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है, तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 49वीं समांतर रेखा जोड़ती है। 341 नंबर प्रश्न है विवेकानंद स्मारक स्थित है कहाँ पे, तो हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु। 342 नंबर प्रश्न है एक्यूपंक्चर क्या है, तो एक्यूपंक्चर है सुई से इलाज करने का तरीका। एक्यूपंक्चर क्या है, सुई से इलाज करने का तरीका है, जो चीन में काफ़ी प्रचलित है। याद रखिएगा सुई, एक्यूपंक्चर जो है सुई से इलाज करने का तरीका है जो चीन में बहुत ज़्यादा फेमस है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जानते हैं डायलिसिस का जो प्रयोग है गुर्दे जो कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 344 नंबर प्रश्न रहेगा वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है, पंचाल को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब। याद रखिएगा पंचाल, पहले पंजाब को पंचाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। 345 नंबर प्रश्न रहेगा बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा। याद रखिए बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। 346 नंबर प्रश्न रहेगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो होता है क्या है, नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। 347 नंबर प्रश्न रहेगा रोम शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो कौन सा नदी है, टाइबर नदी। 348 नंबर प्रश्न रहेगा चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी तंजौर। याद रखिएगा चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। चोल जो है ग्रामीण क्या चीज, चोल है जो चोल साम्राज्य है किस लिए फेमस था, याद रखिएगा चोल जो राजा था वो कौन सा, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रचलित थे। कौन था, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रचलित था। 349 नंबर प्रश्न है किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी, तो किसी गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा सेट का अंतिम प्रश्न रहेगा 350 नंबर प्रश्न है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की, तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज ने। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए सूर्य क्या होता है, पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। 352 नंबर प्रश्न रहेगा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। यदि पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में हो जाएगा उत्तल लेंस का। 353 नंबर प्रश्न रहेगा औरंगजेब की मां का क्या नाम था, तो औरंगजेब की मां का क्या नाम था, हो जाएगा आंसर मुमताज महल। 354 नंबर प्रश्न रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र पर कौन सा रंग होता है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र पर कौन सा रंग होता है, तो हो जाएगा गहरा नीला। कौन सा रंग होता है, गहरा नीला। 355 नंबर प्रश्न रहेगा भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो भारतीय जो वाद्य यंत्र है उसमें सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है, इसका आंसर हो जाएगा वीणा। 356 नंबर प्रश्न रहेगा अमेरिका में 1776 में किसने आजादी की घोषणा की थी, अमेरिका में 1776 में किसने आजादी की घोषणा की थी, वो किया था थॉमस जेफरसन ने। किसने किया था, इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन। 357 नंबर प्रश्न है सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का तापक्रम क्या होता है, सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का ताप क्या होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि आप वो बताइए कि यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो इसका शरीर का ताप क्या होगा, यदि जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 358 नंबर प्रश्न रहेगा
कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? या तो कुछ पूछा जाए किन दो देशों के बीच 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था, तो हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। 359 नंबर प्रश्न रहेगा, संसार में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है वो भारत का है, इसलिए आंसर हो जाएगा भारत। 360 नंबर प्रश्न रहेगा, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो सल्तनत कालीन सुल्तानों में इक्तादारी प्रथा चलाने वाले शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत किए थे। 361 नंबर प्रश्न रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। कितने बार बने? 3 बार बने। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये 3 बार बने। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। याद रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। ये किसके काल में हुआ था? याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 362 नंबर प्रश्न रहेगा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुआ था? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की जो होता है मृत्यु होती है 1833 ईस्वी में लंदन में हुआ था। वह भारत के धर्म सुधारक थे जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। 363 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 364 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? तो हो जाएगा टीम्स बर्नली। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? टीम्स बर्नली। 365 नंबर प्रश्न है, सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो हो जाएगा यहूदी धर्म के आराधना स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगाग कहा जाता है। याद रखिएगा, सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म। 366 नंबर प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहां पर स्थित है? तो याद है सबको, अजमेर में। कहां स्थित है? अजमेर में। 367 नंबर प्रश्न है, 1969 में भारत ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखिएगा, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 368 नंबर प्रश्न रहेगा, वोट की सीमा किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब से कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 369 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 370 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। 371 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहां है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है भारत में कहां था? मुंबई में। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो भारत में है वो मुंबई में है। 372 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहां है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहां है? जम्मू और कश्मीर। 373 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा नगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, भारत को अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता है। 374 नंबर प्रश्न है, लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्प कलिका से। याद रखिएगा, कलिका से, पुष्प की कलिका से लौंग की प्राप्ति होती है। 375 नंबर प्रश्न रहेगा, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिए, श्री शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत को दिए थे। 376 नंबर प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियां भारत में कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में सबसे ज्यादा इलायची भी पाया जाता है और इलायची की पहाड़ियां भी वहां मौजूद है। 377 नंबर प्रश्न रहेगा, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, पंडित रविशंकर। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा।
पंडित रविशंकर। 378 नंबर प्रश्न है, आम बजट कौन पेश करता है? आम बजट कब कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री। याद रखिएगा, आम बजट जो है देश का वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। 379 नंबर प्रश्न रहेगा, गांधी जी का प्रिय भजन, गांधी जी का जो प्रिय गीत था वैष्णव जन ते तेने कहिए, किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। याद रखिएगा, नरसिंह मेहता ने गांधी जी का प्रिय जो भजन था वैष्णव जन ते तेने कहिए, ये नरसिंह मेहता जी ने लिखे थे। 380 नंबर प्रश्न है, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा? दांडी मार्च। याद रखिएगा, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ दिए थे? वो थे दांडी मार्च। 381 नंबर प्रश्न रहेगा, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा HIV संक्रमण के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। 382 नंबर प्रश्न रहेगा, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? प्रसिद्ध चित्र जो बनी ठनी है वो किस शैली पर आधारित है? आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली पर। 383 नंबर प्रश्न है, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है? विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन। 384 नंबर प्रश्न रहेगा, किस नगर को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है? किस नगर को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा रोम शहर को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। 385 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में तंबाकू की खोज किस विदेशी शक्ति की देन है? तो भारत में तंबाकू की खेती करने की शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? पुर्तगाली। 386 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? तो भारत में जो रुपयों का शुरुआत हुआ था, रुपये के सिक्का चलाने की शुरुआत हुआ था शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने ही भारत में रुपयों का पहला सिक्का चलाया था। 387 नंबर प्रश्न है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, फ्रांसिस क्रांति का देन है। लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राज्य हूं मेरे शब्द ही कानून था। ये कौन सा शासक था? निरंकुश शासक था। याद रखिएगा, यह लुई 14वां एक निरंकुश शासक था जिसने कहा था, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। 388 नंबर प्रश्न है, राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? याद रखिएगा, राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना जो है वो थॉमस पेन ने किए थे। 389 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जनगणना की शुरुआत पूछा जाए तो 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन पूछा जाए कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो हो जाएगा नियमित जनगणना जो हुआ था 1881, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है, वो 1881 ईस्वी से शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 390 नंबर प्रश्न है, नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? ये हड़प्पा सभ्यता की बात हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। 391 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था वो राखालदास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किए थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 392 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो याद रखिए, भगवत गीता जो है महाभारत का धार्मिक पुस्तक है। 393 नंबर प्रश्न रहेगा, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे। तानसेन का जो असली नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। 394 नंबर प्रश्न रहेगा, गुड अर्थ क्या है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। 395 नंबर का प्रश्न रहेगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था।
396 नंबर प्रश्न रहेगा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। याद रखिएगा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। 397 नंबर प्रश्न है, सीनेबार किसका यस्क है? तो सीनेबार फारा का यस्क है। याद रखिएगा, सीनेबार किसका यस्क है? फारा का। 398 नंबर प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो 398 नंबर प्रश्न रहेगा, जापान की मुद्रा क्या है? तो याद रखिए, जापान की जो मुद्रा है वो येन है। याद रखिएगा, येन। बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? 399 नंबर प्रश्न है, बटरफ्लाई जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। याद रखिएगा, बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। 400वां नंबर प्रश्न रहेगा, आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय जो है वो कौन था? मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको इस तरह के वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।